ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ 3-4 ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇੜਲੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗੈਪ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2023 ਜਾਂ 24 ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ICCRC ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ, CICC ਬੇਸਡ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਘਟਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਉੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਵਾਬ ਅਥੈਂਟਿਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ % ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? देखिए रणवीर जी, सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगी कि अगर एप्लीकेशन पोटेंशियल है, कम्पिटिटिव है, सही तरीके से लगाई गई है तो वीज़ा आने के पूरे चांसेस रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट में सक्सेस रेट की अगर बात की जाए तो ओवरऑल सिनारियो अगर देखा जाए, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनका सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा है। पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट PG डिप्लोमास के लिए, PG प्रोग्राम्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उनका रेफ्यूज़ल रेट थोड़ा ज़्यादा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड सामने आया है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज स्टूडेंट्स को ऑफ़र नहीं किए जाते हैं और एक सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। सो ओवरऑल अगर हम लोग कैलकुलेट करें, विल सी ऑन जनरल लेवल की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रेफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की रेफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स की रेफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न यही है कि हर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट को, जिसने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, उसको सीधा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या IBM GBM जैसे प्रोग्राम्स दे दिए गए हैं। जब बच्चे की स्पेशलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, सो इस तरीके के जो रेफ्यूज़ल्स हैं वो ज़रूर सामने आते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि स्टूडेंट के प्रोफाइल पे सही तरीके से वर्कआउट नहीं किया गया। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि अब जिस भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएट हैं, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है या सिविल इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप ग्रेजुएट हैं, तो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज डिफरेंट कॉलेजेस में ऑफ़र किए जाते हैं। PG लेवल पे 2 साल के कोर्सेज भी हैं, 1 साल के भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं। प्रोवाइडेड आपका कंसल्टेंट इतना एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास इतने सारे ऑप्शंस होने चाहिए, कॉलेजेस का नॉलेज होना चाहिए, तभी ये जो कोर्सेज हैं वो आपको दिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो लिमिटेड पैकेज है कोर्सेज का, वही स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर एक स्टूडेंट को दे दिया जाता है बिना सोचे समझे कि उसका जो है वो आफ्टर कंप्लीशन प्रॉस्पेक्ट क्या है। सो ये चीज़ें जब हाई कमीशन के सामने आती हैं, एक रिपीटेटिव एप्लीकेशन हर सेम कोर्स के लिए आती है, सो रेफ्यूज़ल देखने में आती है। और यही वजह है कि PG कोर्सेज का जो रेफ्यूज़ल है, पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रेफ्यूज़ल ज़्यादा है जी। एक अच्छा पक्ष उठाया मैम उन्होंने कि जी ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਟਰੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਮੈਚ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਘਟਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ परसेंटेज स्लो कर दो। देखिए रणवीर जी, कुछ एक कंफर्म्ड स्टेटमेंट जो है वो हम इस डेस्क से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के सर्कुलर्स हाई कमीशन की तरफ से नहीं है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, एक एस्टिमेशन है। लेकिन स्टिल वी एट मैक्रो ग्लोबल अगर हम लोग अपनी बात करें, सो हमारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट रेफ्यूज़ल केसेस में भी हम लोगों ने बहुत एक अच्छा एक सक्सेस रेट लिया है। ऐसे कैंडिडेट्स भी रहे हैं सामने जिनका 3 बार 4 बार रेफ्यूज़ल है और 4th 5th अटैम्प्ट में वीज़ाज़ उनको मिले हैं। सो कहीं ना
कहीं एक सही रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो अदरवाइज अगर आपके केसेस रिफ्यूज़ हो रहे हैं तो उनको किसी ना किसी ग्राउंड पे एक रीज़न सामने लेके आया जा सकता है कि जैसे कि आपने बात की है कि कनाडा में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसकी वजह से कोटा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है या कुछ ऐसा. मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वी एट मैक्रो ग्लोबल हम लोग बहुत ही क्वालिटी प्रोफाइल्स पे हमेशा टारगेट करते हैं और सही एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करना रेलिवेंसी के साथ हमेशा हमारा टारगेट रहा है. एक बहुत ही विजनरी एसओपी लिखना स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग सा टास्क है. इनफैक्ट एसओपी हर एक एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड नहीं है. जहाँ पे ज़रूरत है स्टूडेंट का एक विज़न क्लियर करने की वहीं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है. सो जब आप स्किल्ड हैं, जब आप कनाडा का चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है या किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन आप करते हैं, जब तक आप खुद डीपली स्टडीड उस केस में नहीं है, उस कैटेगरी में स्किल्ड नहीं है, आप एक एप्लीकेशन को फ्लॉलेस नहीं फाइल कर सकते हो. सो इसी वजह से मैं हमेशा ओपिनियन करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप एश्योर्ड रिजल्ट्स के लिए एक एजुकेटेड रेगुलेटेड कंसल्टेंट के पास जाएं, उसको अप्रोच करें जिनके डायरेक्ट टाइप्स हैं या जिनके पास सर्टिफिकेशंस हैं और जो एक फ्लॉलेस एप्लीकेशन आपकी सबमिट कर सकें और एश्योरिटी आपके रिजल्ट्स की आपको मिल सके. ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟਿਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. देखिए, सबसे पहले मैं इंटेक्स की बात करूंगी. जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो कोर्सेज़ का अभी भी अवेलेबिलिटी है उसके बारे में ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ. शेरिडन कॉलेज ओंटारियो का जो एक काइंड ऑफ बहुत ही प्रेस्टिजियस नंबर 1 कॉलेज है, उन्होंने अपने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स नए इंटेक के लिए थोड़े से लीनियंट किए हैं, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. शेरिडन कॉलेज ने सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो 65% से कम करके 60% कर दिया है, विच इज़ वेरी ईजी फॉर स्टूडेंट्स नाउ. नॉन सीबीएसई बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीबीएसई से हट के दूसरे बोर्ड्स वाले जो स्टूडेंट हैं, 70% से हट के उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 65% कर दी गई है. सो ऐसे स्टूडेंट्स जो शेरिडन को टारगेट करते हैं लेकिन परसेंटेज की वजह से नहीं टारगेट कर सकते थे, वो मई इनटेक में सीबीएसई बोर्ड में 60%, नॉन सीबीएसई बोर्ड में 65% के साथ एडमिशन टारगेट कर सकते हैं. अभी भी शेरिडन के एडमिशंस में इनटेक के लिए ओपन हैं. पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं. इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट जैसा एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, नया एक पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन शेरिडन ने स्टार्ट किया है. इस तरीके के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को आप शेरिडन में टारगेट कर सकते हैं. एक और चीज़ मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि एक कन्फर्म्ड स्कॉलरशिप $1,000 से लेकर $2,000 की जो है वो शेरिडन हर एक स्टूडेंट को ऑफर करता है. सो काइंडली शेरिडन कॉलेज को आप टारगेट कीजिए. वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है शेरिडन की. सो शेरिडन में आपका जो है वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत सही है. इसके साथ साथ कॉनेस्टोगा कॉलेज को ज़रूर मैं हाईलाइट करूँगी. पर्सनली कॉनेस्टोगा कॉलेज का जो करिकुलम है उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, लाइक करती हूँ. पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है. 2 साल के प्रोग्राम्स हैं पीजी लेवल पे, 1 साल के स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट्स हैं जो नए इनटेक में अभी भी ओपन है. कुछ एक प्रोग्राम्स का नाम मैं ज़रूर स्टूडेंट्स के लिए लेना चाहती हूँ. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग इंजीनियरिंग बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है. कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिसिस, मोबाइल सोल्यूशन डेवलपमेंट एंड मेनी अदर प्रोग्राम्स आर ओपन फॉर नए इनटेक. पीजी लेवल पे आप ज़रूर कॉनेस्टोगा कॉलेज को टारगेट करें. लैम्पटन कॉलेज के एडमिशन्स ऑलरेडी सितंबर इनटेक के लिए ओपन हैं. काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड पीजी प्रोग्राम्स 2 साल के ओपन है. फीस बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं. मिसिसागा, टोरंटो, सार्निया कैंपस हैं. सो सितंबर इनटेक के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, सो स्टूडेंट्स डिले ना करें. साइमल्टेनियस ग्राउंड पे एडमिशन्स चल रही हैं मई इनटेक के लिए, सितंबर इनटेक के लिए. सो टारगेट कीजिए, अप्रोच कीजिए कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ. नियाग्रा कॉलेज मेन कैंपस इज ऑलरेडी ओपन फॉर सितंबर इनटेक. स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं होटल टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे काफ़ी सारे, किचन मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज नियाग्रा कॉलेज आपको ऑफर करता है. सो लाइक वाइज मैनी अदर कॉलेजेस आर देयर जो अबाउट टू ओपन. इसके अलावा बो वैली कॉलेज अल्बर्टा बहुत ही डिमांडिंग, प्रेस्टिजियस, वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छा रैंक रखने वाला कॉलेज है. सो उनके पास भी पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइज्ड कोर्सेज सितंबर इनटेक के लिए अभी भी ओपन है. एडवांस्ड एडमिशन्स काफ़ी देर से बो वैली कॉलेज के लिए चल रही हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो
हम स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन एक इस विंडो पे लिमिटेड टाइम होने की वजह से ये कोर्सेज, ये कॉलेजेस कंप्लीटली आपको बताए नहीं जा सकते हैं। सो आप काइंडली अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पर्सनली आके मिलें हमारे मोहाली ऑफिस में, या फिर आप हमें खन्ना ऑफिस में मिल सकते हैं। मुझसे पर्सनली अगर आप मिलना चाहते हैं तो खन्ना ऑफिस में ट्यूसडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन आप आके मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ स्टूडेंट्स को ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ, जैसे आपने रेफ्यूज़ल की बात की है, जो रेफ्यूज्ड स्टूडेंट्स हैं उनको अपना सेकंड अटैम्प्ट या दोबारा जो फाइल आप अपनी लॉन्च करना चाहते हैं उसको एक डीप असेसमेंट के साथ, एक सही अंडरस्टैंडिंग के साथ ही एप्लीकेशन आपको लगानी चाहिए। ऐसे केसेस भी हैं मार्केट में जो बहुत प्रोफिशिएंट केसेस हैं, आपके बैंड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पास फिर भी रिफ्यूज़ल है। सो ऐसे केस में एक रिफ्यूज़ल का ग्राउंड समझना, एक सही एडवाइस के साथ दोबारा एप्लीकेशन को इम्प्रूव करके लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ब्लाइंडली दोबारा से एक लॉन्चमेंट आप नहीं करो, डेवलपमेंट करके या एक स्ट्रॉन्ग SOP के साथ एप्लीकेशन लगाया जाना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा कि अगर आप एक रेगुलेटेड ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਮਿਸਮੈਚ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾ ਦਈਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? देखिए सर, एज इट इज़ कोर्स पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कोर्स आपके लिए, आपके प्रोफाइल के साथ रेलेवेंट है या नहीं, और उस कोर्स में प्रोग्रेशन है या नहीं। आप कहीं ऐसा कोर्स तो नहीं लेने वाले हैं या ले लिया है आपने जो आपकी एग्जिस्टिंग एजुकेशन को रिपीट करता है। सो ये चीज़ें बहुत समझदारी से स्टूडेंट्स को चेक करनी चाहिए। आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करने से पहले कोर्स का कंटेंट, आप 2 सालों में या 1 साल में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो वो ज़रूर आपको देखने चाहिए वेबसाइट ओपन करके। सो ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी चाहिए, और इररेलेवेंसी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। सो जैसे कि मैंने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस कनाडा डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर करता है। सो ये आप तक तभी पहुँचेंगे अगर आपका जो कंसल्टेंट है वो स्किल्ड होगा। सो कोर्स की सिलेक्शन सही तरीके, आप चेंज कर सकते हैं कोर्स सेकेंड टाइम अगर आप लेना चाहते हैं, अगर कोर्स रेलिवेंट नहीं आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगेन आप उसका कंटेंट स्टडी कीजिए, आप अपनी एग्जिस्टिंग एजुकेशन के साथ प्रोस्पेक्टिव कोर्स को मैच कीजिए। आप ये देखिए कि आपका जो कनाडा वाला जो कोर्स है वो आपको प्रोग्रेस करता है या नहीं करता है। सो ये चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग SOP जो ये चीज़ डिक्लेयर करती हो कि कनाडा वाला कोर्स आपको आफ्टर स्टडी किस तरीके से हेल्प करने वाला है, आपको किस तरीके से आपके प्रोफाइल को एनहांस करने वाला है, ये विज़न वीज़ा ऑफिसर को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ? देखिए रणवीर जी, ऐसे भी केसेस रिसेंटली लास्ट वीक में हम लोगों ने ऐसे वीज़ाज़ अचीव किए हैं जहाँ पे स्टूडेंट 2019 पास भी है, और मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स हैं स्टूडेंट्स की। इनफैक्ट ऐसे रिफ्यूज़ल्स हैं मैक्रो ग्लोबल के करिकुलम में जिन लोगों के साथ हम पर्सनली मिले भी नहीं हैं, और डिफरेंट प्रोविंसेस से, डिफरेंट स्टेट्स से हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करके हमने वीज़ाज़ उनको लेके दिए हैं। सो 2019 पास वाले बच्चे को या 2021 पास वाले बच्चे को भी वीज़ा लेना डिफ़िकल्ट नहीं है, अनटिल आपका जो केस है वो एक सही केस है, कॉम्पिटिटिव है, रेलिवेंसी के साथ लगाया गया है, आपके जो गैप कवरिंग पोटेंशियल्स हैं या गैप कवरिंग क्रेडेंशियल्स हैं उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ केसेस में ऐसा भी है जहां स्टूडेंट आइडल था, कुछ नहीं कर रहे थे आप, लेकिन उस अनएम्प्लॉयड पीरियड को भी जस्टिफाई किया गया है SOP में सही तरीके से। जब ये चीज़ें अच्छे तरीके से कंपाइल की गई हैं, वीज़ा ऑफिसर को SOP में या आपके पर्सनल हिस्ट्री में सेटिस्फाई किया गया है, सो वीज़ा लेना चैलेंज नहीं है, वीज़ा ज़रूर लिया जा सकता है। 2021 पास वाले जो बच्चे हैं कंफर्टेबल रहें, क्योंकि आप नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉस्पेक्ट है, मई में एडमिशन्स हैं, सितंबर में एडमिशन्स हैं। सिर्फ आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप टाइम वेस्ट ना करें, अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में आप ज़रूर इंडल्ज करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप को फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स में जो है वो इन्वॉल्व कीजिए। फ्रेंच एक बहुत ही हेल्पिंग फैक्टर आपके लिए हो सकता है, क्योंकि कनाडा ड्यूल लैंग्वेज में डील करता है। सो ये चीज़ें आपके प्रोफाइल को एनहांस करती हैं, वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करती हैं। सो अगेन, अगर आप सही कंसल्टेंट को अप्रोच करेंगे तो इस तरीके के टिप्स, ओपिनियन आपके प्रोफाइल को पॉलिश अप करने के लिए आपको दिए जाएंगे, आपको हेल्प की जाएगी। सो काइंडली आप पर्सनली आके हम लोगों से मिलें। अदर्स ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ?
देखिए रणवीर जी, सारे के सारे कैटेगरीज प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन जो विजिटर वीज़ा है उसका टाइम, प्रोसेसिंग टाइम कहीं हाँ ना वो कहीं 6 बहुत 6 ज़्यादा 8 है। महीने हाँ लग जी, जाते सो वी हैव केसेस जहाँ पे 3 4 महीने 5 महीने भी हो गए हैं। सो ये थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लंबा है। सुपर वीज़ा इज़ गोइंग वेरी वेल, आपका महीने में रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट जो ओपन वर्क परमिट के जो प्रोफाइल्स हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है। वी एट मैक्रो ग्लोबल हम लोग क्लेम करते हैं, कमिट करते हैं दैट वी हैव काइंड ऑफ 99 और 100% रिजल्ट इन ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन। सो आप हमारे एक्सपर्टीज़ के लिए हम लोगों को मिल सकते हैं। एडिशनली अगर हम लोग पीआर की बात करें, एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, सो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो डाउनफॉल है, और हो सकता है कि आने वाले ड्रॉज में हम लोग मेरिट को compete कर पाएंगे। सो जिस तरीके से मेरिट जो है वो नीचे आ रही है, सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल उस केस में भी है। सो कैनेडा इज़ अकोमोडेटिंग एवरीबडी ओपनली। स्टूडेंट वीज़ा की भी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं हाई कमीशन को कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी एप्लीकेशंस कॉम्पिटिटिव हैं, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, रेलिवेंसी के साथ लगाए गए हैं, सो ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਦਰਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, कि जाना चाहिए विद्यार्थियों ਨੂੰ, कि ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ है? देखिए रणवीर जी, मैं यही कहूँगी कि आप फेडरल कनाडा को कंसीडर कर सकते हैं वीज़ा के लिए, लेकिन आप आपकी जो तैयारी है, आपका जो प्रोफाइल है, उसको कैपेबल करें वीज़ा के लिए। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप STS के अंडर अपना एप्लीकेशन लगाएं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए लगाएं। आप चाहे अल्बर्टा टारगेट करते हैं, चाहे आप क्यूबिक जाते हैं, आप क्यूबिक को भी अब आप जरूर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट क्यूबिक प्रोविंस गवर्नमेंट की तरफ से भी या RCC गवर्नमेंट की तरफ से भी यही एडवाइस है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कीजिए। सो जब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को क्यूबिक में भी टारगेट करेंगे, डेफिनेटली आप कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल होंगे, STS प्रोफाइल होंगे, और वीज़ा लेने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। सो अदर देन ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया, आप कनाडा के बाकी प्रोविंसेस के लिए भी ज़रूर अपने आप को कंसीडर कीजिए। ऐसे प्रोविंसेस हैं जो कंपैरेटिवली आपको वीज़ा के लिए, PR के लिए जल्दी क्वालिफाई करते हैं। आप सस्केचुअन टारगेट कर सकते हैं, नोवा स्कोचिया टारगेट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आप कंपैरेटिवली PR के लिए जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट ओपन। मई थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है, लेकिन सितंबर अब ओपन हो रहा है। ऑलरेडी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सभी प्रोविंसेस में जो है वो ओपन होने शुरू हो गए हैं सितंबर 2023 के लिए। आप अपना प्रोफाइल रेडी रखें ताकि टाइमली अपनी एडमिशन आप इन प्रोविंसेस में, इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए डाल सकें और अपनी सीट सिक्योर कर सकें। ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋ? देखिए रणवीर जी, रेफ्यूज़ल के केस में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको केयरफुली जज करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोर्सेज रेलिवेंट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपने अप्लाई किया है, सो कहीं मिस रिप्रेजेंट तो नहीं हुई है आपकी एप्लीकेशन। कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशन को सही तरीके से कंपाइल नहीं किया गया, आपका स्टडी का एजेंडा SOP में सही तरीके से कवर अप नहीं किया गया। सो एक सही रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपका कंसल्टेंट स्किल्ड, रेगुलेटेड होना चाहिए। ऐसे भी केसेस आते हैं जब प्रोफाइल कॉम्पिटिटिव है लेकिन कोर्सेज इरेलीवेंट दे दिए गए हैं। ये चीज़ भी आपको चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ग्रेजुएट हैं, एजुकेटेड हैं, आपको थोड़ा सा R&D अपने ग्राउंड पे भी किया जाना चाहिए। थर्ड थिंग, अच्छे प्रोफाइल्स को इरेलीवेंट कॉलेजेस में भी डाल दिया जाता है, प्राइवेट एजुकेशन, या फिर आप पे फीस आफ्टर वीज़ा। सो इस तरीके के जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंडल्ज करके भी स्टूडेंट के प्रोफाइल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, रिस्क किया जाता है। सो आपको खुद से अलर्ट होना, खुद से अटेंटिव होना भी ज़रूरी है। और बार बार इस प्लेटफॉर्म से आपको ओपिनियन किया जाता है कि आप रेफरेंसेस पे ना जाके थोड़ा सा आप R&D कीजिए। और जिस तरीके से इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की एडवाइस है कि रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिए, STS प्रोफाइल के अंडर प्रोसेस कीजिए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशंस आप प्रोसेस कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं सो डेफिनेटली आप सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में या दोबारा फाइल लॉन्च करके वीज़ा सक्सेसफुली ले सकते हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਸਪਾਊਸਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।